हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। B6 का पेपर है, इसका पेपर कोड है B6। तो देखते हैं इस पेपर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह से वीडियो नहीं डाली और अभी भी सही नहीं है, फिर भी मैं डाल रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आए उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट यूनिट हमारी। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है, यूनिट है जो हमारी इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें पूछा है मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशियाकरण। ठीक है, तो हाशियाकरण और पर रखना बनाम समावेशन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, इस पिक्चर में आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एक साथ हैं, जो एक जैसे हैं, बाकी एक बच्चा है जिसका कलर अलग है तो वो अलग है। तो इसी को बोलते हैं हाशियाकरण। मतलब इसमें उस बच्चे को शामिल नहीं किया गया है। इस जो ग्रुप है ये, इसमें उस बच्चे को शामिल नहीं किया गया है, मतलब उसको मार्जिन लाइन पर रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से एक बच्चा है जो विजुअल इम्पेयरमेंट है या डिसेबल्ड है, जिसको दिक्कत है पढ़ने में। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं और उसको शामिल ना करें, तो वो होगा मार्जिनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ वर्गों को मुख्य समाज से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, समावेश क्या है, समावेशन सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना। समावेशन ये होता है अगर ये जो व्यक्ति है इसको भी ग्रुप में शामिल करते तो उसको इंक्लूजन बोलते। ठीक है, और इसको शामिल नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनाइजेशन। तो सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करवाना, चाहे उनकी कैपेसिटी कुछ हो, उनका बैकग्राउंड कुछ हो, उनकी एबिलिटी कुछ हो, लेकिन उनको सभी के साथ शामिल करना समावेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1.2 चेंजिंग प्रैक्टिस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसमें सेग्रेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन पूछा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर से समझते हैं। हमने यहाँ पर पिक्चर को शामिल किया है जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे है पहला एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन नहीं पूछा हुआ है लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो एक्सक्लूजन में आपको ये सर्कल दिख रहा है और सर्कल के बाहर आपको कुछ कलरफुल डॉट दिख रहे हैं। सर्कल के अंदर आपको डॉट दिख रहे हैं, वो सेम कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे लोग जिनमें मतलब कोई अलग डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं जो ये सर्कल के अंदर है ये जनरल चाइल्ड है। ठीक है, बाकी स्पेशल, ये जो बाहर दिख रहे हैं आपको वो स्पेशल चाइल्ड है। तो सेग्रेशन एक्सक्लूजन में क्या होता है, मतलब उनको अलग रखते हैं, किसी के साथ शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा उसके बाद आया सेग्रेशन। सेग्रेशन जो है आप देख रहे हैं कि सेग्रेशन में एक दो ग्रुप हैं, एक तो है नॉर्मल का, जनरल का, और एक है स्पेशल का। ठीक है, स्पेशल वाला अलग है और जनरल वाला अलग है। विकलांग बच्चों को अलग विशेष स्कूलों में पढ़ाना, जैसे जनरल स्कूल और स्पेशल स्कूल, अलग अलग कैरिकुलम, अलग अलग सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इनको शामिल तो करते हैं लेकिन इनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार कोई बदलाव नहीं किया जाता है। मतलब बिल्डिंग सेम होती, कैरिकुलम सेम होता है, बट इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये अलग ही होते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूजन जो है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, मतलब जितने भी होते हैं इसमें सबको एक साथ शामिल किया गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, सबके राइट के संरक्षण की बात की गई है, सबको समान पार्टिसिपेशन की बात की गई। यहाँ पर नीड बेस्ड एजुकेशन की बात की जाती है इंक्लूजन में। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो डायग्राम ड्रॉ करके और वहाँ पर बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 1.3 डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, लर्निंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल मल्टीप्लिसिटी, ऑल 1990। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, सॉरी ये जो आपका ऑल 1992 है इसमें नहीं है, सिर्फ कल्चरल मल्टीप्लिसिटी है। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी की बात देख लें। अगर पिक्चर से हम समझे तो पिक्चर में आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे सबके। ठीक है, इनके हाथ का शेप अलग है, कलर अलग है, कपड़े अलग है,
ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सब में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आप क्लासरूम की बात करें, आपका दोस्त कोई है उसकी बात करें, तो सब दोनों अलग होते हैं। आप भी अलग हैं और आपका दोस्त भी आपसे अलग है, उसके बावजूद भी आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते। दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होती है? जहाँ पर एक इंक्लूजन होता है, जहाँ पर डिफरेंसेस होती हैं, उन डिफरेंसेस को समझना, अप्रिशिएट करना, अंडरस्टैंड करना कहलाती है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में सब सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अधिगम शैली या लर्निंग स्टाइल की बात करें तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे हमारे जो चार वो होते हैं सेंस पढ़ने के तरीके या फिर नॉलेज को ग्रहण करने के तरीके, जो VAKT होता है आपका। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो कोई बच्चा ऐसा होता है जो देख के पढ़ता है, कोई बच्चा ऐसा होता है सुन के याद हो जाती है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो एक्टिविटी करके सीखता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो टच करके सीखता है डिसेबिलिटी के हिसाब से। तो सबकी लर्निंग स्टाइल जो होती है वो अलग अलग होती है। भाषा में विविधता की बात करें, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो सबकी अलग अलग बोलियां होती, सबकी अलग अलग भाषाएं होती। जैसे आप भी देखते हैं आपके समाज में, मतलब आप जितने भी होते हैं मारवाड़ी, और राजस्थान में भी अलग अलग सबकी बोलियां होती हैं। ठीक है। स्टेट वाइज अलग होती है बोलियां, जो है वो स्थानिक होती, थोड़ी दूर के बाद बोलियां बदल जाती हैं, भाषाएं चेंज हो जाती हैं। तो सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग सबके रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, परंपराएं होती हैं, और लाइफ स्टाइल भी होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, किसी की एक जैसी नहीं होती। ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी डाइवर्सिटी। 1.4 है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी, रिलेवेंस, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल दिए हुए हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है पहुंच, दूसरा है समानता, तीसरा है प्रासंगिकता, फिर है भागीदारी, और फिर है सशक्तिकरण। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सेसिबिलिटी देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है सभी बच्चों को शिक्षा, मतलब सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा ही क्या, उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ का एक्सेस कर पाए। ठीक है। चाहे फिजिकल हो, जो भी बैरियर हो उसको आसानी से पार कर ले पाए। तो आप यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो वो व्हील चेयर ले लेता है, स्टिक लेता, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता, स्टिक के सहारे चलता है। ठीक है। साइन लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन करता है। तो अलग अलग सबकी एक्सेसिबिलिटी होती है। जैसे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो अगर कहीं पे जा रहा है तो उसके लिए रैंप होनी चाहिए, हैंडल होनी चाहिए। ठीक है। लिफ्ट होनी चाहिए चढ़ने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है समानता का अर्थ, हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है। इक्विटी, समता। ठीक है। अब जो इक्विटी है, इक्विटी की बात करें तो मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड करी है, आप देख रहे होंगे। इक्विटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब सबको सेम चीज़ें मिली, बट अगर सेम चीज़ें मिल जाती तो क्या होता है, उससे नीड पूरी नहीं होती। वहाँ पर आपको समानता तो मिल रही है। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, एक बैकग्राउंड है, मतलब प्ले ग्राउंड है, उसके पीछे बच्चे खड़े हुए हैं। 3 हैं, जिसकी एक की हाइट टॉल है, एक की उससे कम है, फिर एक की बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जिसकी बहुत ज़्यादा कम है उसको एक स्टूल मिलने पर अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, और जिसकी जिसकी ज़्यादा मतलब जिसकी ज़्यादा है उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है इक्वालिटी, सबको समान चीज़ें देना। बट इक्विटी की बात करें तो दूसरी पिक्चर आपको दिख रही होगी। दूसरी पिक्चर जो है, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। तो दूसरी जो पिक्चर है, जिसको नीड थी उसको 2 स्टूल दे दिए गए, और जिसको कम नीड थी उसको 1, और जिसको नीड नहीं थी उसको कोई स्टूल नहीं दिया गया है। तो वही होता है नीड बेस्ड एजुकेशन। ठीक है। प्रासंगिकता की बात करें तो प्रासंगिकता का मतलब होता है शिक्षा बच्चों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब वॉट यू वॉन्ट टू से, मतलब जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, या मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो रिलेटेड टू लाइफ होनी चाहिए। अगर लाइफ से रिलेटेड नहीं होती है तो फिर कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपको क्या लगेगा कि बीएड करना बेकार है, फिर आप किसी को सजेशन नहीं देंगे बीएड करने के लिए। ठीक है।
या पार्टिसिपेशन जो है, सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी होती है। सक्रिय भागीदारी कैसी होती है? कोई भी जब काम करते हैं तो पहले ज्वाइन करवाना चाहिए, इंगेज रखना चाहिए और फिर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। सशक्तिकरण, बच्चे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। ठीक है। 1.5 है बैरियर टू इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें एटीट्यूडनल, फिजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल बैरियर है। तो सबसे पहले हम बात कर ले यहाँ पर एटीट्यूडनल बैरियर, दृष्टिकोण बाधाएं। दृष्टिकोण बाधाएं क्या होती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करी है जिसमें अवॉइडेंस, अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड होता तो लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। पिटी और चैरिटी, दया दिखाते हैं और दान दक्षिणा करते हैं। स्टीरियोटाइप का बिहेवियर होता है कि पुनर्जन्म का पाप है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ऐसी बाधाएं जब होती हैं, जब आपकी सोच में कि ये तो डिसेबल्ड है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसी जो बाधाएं होती हैं वो एटीट्यूडनल बैरियर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। भौतिक बाधाएं जो है, जैसे चलने फिरने में दिक्कत है, कहीं पहुंचने में दिक्कत है, जैसे टॉयलेट की सुविधा है, या विशेष रैंप होना चाहिए, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात करें, या हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कहीं पे जा रहे हैं और उससे साइन में कोई चीज़ नहीं दिखे, या उसके लिए साइन का यूज़ कम हो, तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है। ब्लाइंड बच्चा है, अगर वो जा रहे हैं तो उसके लिए उभरे हुए टेक्टाइल फॉर्म नहीं है, तो उसके लिए बैरियर होगा। ठीक है। शैक्षणिक बाधाओं की बात करें तो शिक्षा में जो भी बाधाएं आती हैं, अगर टीचिंग मेथड बच्चे के हिसाब से नहीं है, टीचिंग स्ट्रेटेजी बच्चे के हिसाब से नहीं है, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कॉलेज या क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है वो बच्चे के हिसाब से नहीं है, तो उसके लिए ये शैक्षणिक बाधाएं होंगी। मॉड्यूल 2 जो है ये आपका है पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। 2.1 है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। 1948 वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990। ठीक है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं की बात करें तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 में आया। इसमें क्या किया गया? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है। इसमें एजुकेशन के लिए सबको अधिकार दिया गया है। एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, जितने भी लोग हैं सबको क्या है? एजुकेशन का राइट है। ठीक है। किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा शिक्षा के लिए। दूसरा जो है वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को यहाँ पर गुणवत्ता की बात की गई। ठीक है। जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी वो क्या होगी? क्वालिटी वाली होगी और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। ठीक है। इसकी बात की गई। आगे बढ़ते हैं। 2.2 जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड 1989, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो जो आपका कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव विरोधी संधि, तो ये आया 1960 में। ठीक है। इसमें क्या था? शिक्षा में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है इसको समाप्त करने की बात की गई। फिर आया था आपका कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें बात की गई क्या कि बच्चों को शिक्षा, विकास और सुरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है। ये 1989 में कहा गया। फिर आया आपका UNCRPD जो 2006 में आया, जिसमें दिव्यांग को समान शिक्षा और अवसर प्रोवाइड करने की बात की गई। 2.3 है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, सलामांका फ्रेमवर्क, जिसमें 1994 और बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2002। तो सबसे पहले सलामांका देख लेते हैं। इसका आप सबसे अच्छा तरीका है जो आपका ये एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ लिखने का है। आपको डेट यहाँ से याद हो जाएगी, आपके सिलेबस से याद हो जाएगी, और इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाल रखी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, टाइम कम है तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है। तो जो इसमें लिखा हुआ है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें। तो सलामांका फ्रेमवर्क जो है 1994 में है। इसमें समावेशी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया गया। अब समावेशी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई, जैसे अधिकारों के संरक्षण की बात की गई,
जैसे फुल्ली पार्टिसिपेशन की बात की गई, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, जैसे एजुकेशन का प्रावधान, जॉब आरक्षण और बहुत सारी चीज़ हैं जिससे इंक्लूजन आएगा, उनकी बात की गई जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट है विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन जो 2002 में आया। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और सशक्तिकरण की बात की गई। तो दिव्यांगजनों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें, कैसे एम्पावरमेंट हो पाएगा बच्चों का, सोच के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एम्पावरमेंट कैसे होता है, एजुकेशन मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, अच्छी लाइफ स्टाइल सिखाई जाएगी, ठीक है, एड्स एंड अप्लायंस मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की इसमें बात की गई। और ये कहाँ कि विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है एशिया एंड पैसिफिक जो है उसमें लागू होगा। 2.4 है नेशनल कमीशन एंड पॉलिसीज, कोठारी कमीशन 1964, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क 2005, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कोठारी आयोग। ठीक है, ये सारी नेशनल कमीशन पॉलिसीज़ हैं। कोठारी आयोग की आपको ये जो जो एक्ट हैं, एड्स एंड अप्लायंस बोलने जा रही थी मैं, बट जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज है उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कोठारी आयोग है 1964 से 66, ठीक है, समान शिक्षा के सिद्धांत और गुणवत्ता पर बल देने की बात की गई थी। ठीक है, इक्विटी एंड क्वालिटी की बात की गई थी, मतलब नीड बेस्ड एजुकेशन और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है, इसके लिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, कुछ गोल बनाए गए थे जिससे मतलब जैसे जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन होते थे, जो स्कूल छोड़ देते थे, गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती, तो उसके लिए लक्ष्य बनाए गए कि सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा की बात करी गई। 1986 में आ गया था इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव एंड इक्वल एजुकेशन की बात की गई इसमें। फिर आया रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, POA भी बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं इसको, NEP POA बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नीति थी उसमें सुधार करने की बात की गई। जो 1986 में चीज़ें नहीं हुई थी या रिकमेंडेशन आए थे या फिर सुझाव आए थे, उनमें सुधार करने की बात की गई। फिर 2005 में आया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें बात की गई कि किस तरीके से हम कैरिकुलम के स्ट्रक्चर को लागू कर सकते हैं, जिसमें क्या था आपका 10+2 की बात की गई थी। ठीक है, इसमें सीखने की प्रक्रिया को बच्चा केंद्रित या फिर चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हैं, उसको बनाने की बात की गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, फिर दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति जो आई 2006 में, जिसमें उनकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है और जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड बात की गई थी। ठीक है, 2.5 है नेशनल एक्ट्स एंड प्रोग्राम, IEDC 1974 है, फिर RCI एक्ट 1992, PWD एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, SSA 2000, RTE 2006, RMSA 2009, IEDSS 2013। तो सबसे पहले IEDC की बात करें तो इसमें क्या बात किया, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए मुख्य धारा शिक्षा में समावेश की बात की गई थी। RCI एक्ट जो आया, विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण की निगरानी, आपके जो कोर्सेज चलते हैं वो कहाँ से चलते हैं, RCI से चलते हैं। ठीक है, तो RCI का काम क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स बनाने का है। उसके अलावा आपके जो CRR हैं उसको सुरक्षित एक्टिव रखने का काम है। ठीक है, नॉलेज को अपग्रेड करने का, जैसे CRE वगैरह होती है, तो बहुत सारी चीज़ आप उसमें मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, PWD 1995 में जो आया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर और अधिकार की बात करी गई, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट और फुल्ली पार्टिसिपेशन की बात की गई। इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों का संरक्षण और
फुल्ली पार्टिसिपेशन, संपूर्ण सहभागिता की बात की गई। फिर आया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में, जिसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी थी और इसमें दिव्यांगता से पीड़ित लोगों की सुरक्षा और देखभाल की बात की गई। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जिनका फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसका भी पूरा एक्ट पड़ा है, आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे। ठीक है, फिर आया एसएसए, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए एक्सेसिबल बनाया गया ताकि वो एजुकेशन अच्छे से ले पाएँ। आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन 2006 में आया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात की गई इसमें। ठीक है, शिक्षा क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार। और इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई। वहीं पर बात करी गई कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको उनके लिए बात करी गई 6 से 18 वर्ष। ठीक है, इन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। तो इसमें उन सभी बच्चों को जो गरीब वर्ग में हैं या फिर मतलब एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है किसी नॉर्मल या फिर जनरल स्कूल में जाता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसमें कार्रवाई की बात की गई। इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें माध्यमिक शिक्षा जो है उसको सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात की गई। नेक्स्ट है IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज, जिसमें माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा की बात की गई। मॉड्यूल 3 है एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। 3.1 है मीनिंग, डिफरेंसेस, नीड एंड स्टेप्स। तो सबसे पहले हम बात कर ले इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ सभी बच्चों को, चाहे वो उनकी क्षमता अलग हो, एक हो, कैसी भी हो, सभी को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाता है। अंतर क्या है दोनों में, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में? शिक्षा में दिव्यांग बच्चे सामान्य स्कूलों में शामिल होते हैं लेकिन विशेष सेवाओं के साथ। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, इनकी अलग सेवाएं होती हैं। और इंक्लूसिव का मतलब क्या है, हर बच्चे को पूर्ण भागीदारी और समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, नीड क्या होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन बिना डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन मिल जाए, और इनकी सेल्फ स्टीम और इंडिपेंडेंस रहें ये लोग। ठीक है, स्टेप क्या है, विद्यालय एवं शिक्षकों की संवेदनशीलता, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम को फ्लैक्सिबल बनाते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात करते हैं और कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं। 3.2 है स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटी। तो सेंसरी डिसेबिलिटी मतलब सेंसेस में डिसेबिलिटी, ठीक, सेंस ऑर्गन है उसमें डिसेबिलिटी। तो ऐसी कितनी डिसेबिलिटी होती है, एक तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, दूसरा विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, अगर हम HI जो है हमारा, अगर हम HI ठीक है प्लस VI इनको जोड़ देते हैं तो एक डिसेबिलिटी और बनती है जिसको बोलते हैं डेफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये 3 डिसेबिलिटी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, मैंने 2 ही मेंशन करा है। तो आपको साइन लैंग्वेज के बारे में से भी बहुत सारी चीज़ें पता है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो हैं इनके लिए क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, साइन लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन ऑप्शन होता है, अगर रेजिडुअल हियरिंग बची है तो ओरलिज्म करवा सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, हियरिंग एड और विजुअल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। इस पर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है जिसमें ब्रेल लिपि, टेक्सटाइल लर्निंग, ऑडियो किताबें, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। 3.3 है स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन विथ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, और आपके एग्जाम्पल हैं ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इनके प्रभावी उपाय क्या हैं, इनकी जो रूटीन है उनको स्ट्रक्चर्ड करना, रूटीन की संरचना बनाए रखना, विजुअल शेड्यूल, सोशल स्टोरीज। ठीक है, 1-to-1 सपोर्ट। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट में इनके व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे डेली लिविंग की चीज़ें सिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी चाहिए।
स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन विथ लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए क्या होगा, रैम्प, लिफ्ट, विशेष डेस्क, ठीक है। फिजियोथेरेपी, मोबिलिटी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सपोर्ट या फिर विशेष शिक्षा, उपचार सेवाएं और पारिवारिक सहयोग अपना सकते हैं। 3.5 है इंगेजिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, तेज सीखने की क्षमता, रचनात्मक सोच और गहन रुचियाँ। उपाय क्या होगा, एडवांस कैरिकुलम लागू करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। स्किपिंग ग्रेड्स या विशेष कक्षाएं इनके लिए बनानी पड़ेंगी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। मॉड्यूल 4 जो है इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शन 4.1 है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है। तो यूडीएल जो है इसकी भी वीडियो पड़ी है, आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी छात्रों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करता है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस मतलब जानकारी के कई रास्ते, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, चित्र आदि से सीखने का अवसर। VAKT भी लिख सकते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, उत्तर देने के कई तरीके होते हैं, छात्र बोल कर दे सकता है, लिख कर दे सकता है, साइन में दे सकता है, ठीक है। ड्राइंग, डिजिटल टूल्स से उत्तर दे सकते हैं। जुड़ने के कई तरीके, मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट जो है, रुचियों के अनुसार, समूह में कार्य, खेल आधारित शिक्षण। मल्टीपल मीन्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के भी कई तरीके होते हैं, मौखिक, लिखित, प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या प्रदर्शन के रूप में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। 4.2 है को टीचिंग मैथड, 1 टीच 1 असिस्ट, स्टेशन टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, अल्टरनेट टीचिंग, टीम टीचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 टीच 1 असिस्ट, एक पढ़ाता है, दूसरा क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे एक पढ़ा रहा है तो दूसरा अगर TLM की ज़रूरत है वो शो करता है, जो भी क्लास को मैनेज करने की ज़रूरत है तो वो दूसरे की हेल्प करता है। स्टेशन टीचिंग जो है, कक्षा में अलग अलग शिक्षण केंद्र होते हैं, शिक्षक अलग केंद्रों पर काम करते हैं, ठीक है। पैरेलल टीचिंग जो है, समांतर शिक्षण जो होता है, कक्षा में को 2 भागों में बांटकर शिक्षक एक साथ समान विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। अल्टरनेट टीचिंग जो है, एक शिक्षक मुख्य समूह पढ़ाता है, दूसरा विशेष आवश्यकता वाले छोटे समूह को पढ़ाता है, ठीक है। टीम टीचिंग जो होती है, दोनों शिक्षक मिलकर समान रूप से पढ़ाते हैं। 4.3 है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सभी छात्रों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। कंटेंट, छात्रों के अनुसार सामग्री का चयन कर सकते हैं। प्रोसेस जो होती हैं, गतिविधि, समय और समर्थन को अनुकूलित कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है, छात्र अलग अलग तरीके से अपना सीखना प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, निबंध है, मॉडल है इत्यादि, इनके अनुसार। 4.4 है मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन, पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन, क्लास वाइड, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसमें छात्र एक दूसरे को पढ़ाने और समझाने में मदद करते हैं। क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग मतलब सभी छात्र बारी बारी से ट्यूटर और शिक्षार्थी बनते हैं, ठीक है। पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है, मजबूत और कमज़ोर छात्र को जोड़कर उन्हें सीखने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। 4.5 है ICT फॉर इंस्ट्रक्शन, सूचना, ICT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका उपयोग शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने और समावेशी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूज़ के तरीके हैं, जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स हो गए, ऑडियो विजुअल हो गया, वीडियो एनिमेशन, सहायक तकनीकी हो गए जैसे स्क्रीन रीडर, स्पीच टू टेक्स्ट, और डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सारे ICT इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 5 है आपका सपोर्ट्स एंड कोलाब्रेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। 5.1 है स्टेक होल्डर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर जो होता है वो टीचर होता है, ठीक है। हितधारक, स्टेक होल्डर की हिंदी क्या होती है, हितधारक। जैसे समावेशी शिक्षा में कई लोग मिलकर काम करते हैं, तो टीचर्स होता है
टीचर्स का काम क्या होता है? एडॉप्ट टीचिंग मेथड फॉर डाइवर्स लर्नर, भिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए अनुकूलन शिक्षण। ठीक है, स्कूल प्रशासन भी हितधारक होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, जो वातावरण होता है उसका अनुकूलन करते हैं, संसाधन का अनुकूलन करते हैं, प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हैं। अभिभावक भी स्टेक होल्डर होते हैं जो बच्चों की ज़रूरतों को समझते हैं और स्कूल से जुड़े रहते हैं ताकि बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए जो भी किया जा सके वो करें। स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं व्यक्तिगत समर्थन और योजना बनाने के लिए, आईपी के लिए काम करने के लिए, कोई बच्चे को नीड है एक्स्ट्रा तो उसके लिए। ठीक है, पॉलिसी मेकर जो होते हैं समावेशी नीतियाँ, बजट और योजनाएं बनाना उसके लिए होते हैं। 5.2 है एडवोकेसी एंड लीडरशिप फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज, सरकार और संस्थाओं में नेतृत्व और वकालत की आवश्यकता। तो एडवोकेसी होती है पहले, दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए जागरूकता और नीति परिवर्तन की मांग, मतलब जो भी नीति होती है उसमें अगर कोई चेंजेस करना होता है तो उसके लिए मांग रखी जाती है। ठीक है, वो एडवोकेसी करते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में, जैसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए लोग अवेयर नहीं तो उनको अवेयर करने जाएंगे, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो एडवोकेसी कहलाती है। लीडरशिप जो है, स्कूल नेतृत्व को समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, एनजीओ जो है सामाजिक संगठन है, प्रशिक्षण, पैरवी और समर्थन प्रदान करता है। 5.3 है फैमिली सपोर्ट्स एंड इन्वॉल्वमेंट फॉर इंक्लूजन। ठीक है, परिवार समावेशी शिक्षा की नींव मानी जाती है। भूमिका क्या है इनकी? तो बच्चों की नीड्स को स्कूल को बताना, घर पर सहयोग और प्रोत्साहन देना, स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेना। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है? बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सामाजिक कौशल इनमें डेवलप होते हैं। और भी लिख सकते हैं, आपके को भी क्लू मिल गया तो आप काफ़ी लिख पाएंगे अगर थोड़ा सा और देख लेंगे तो। 5.4 है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर इंक्लूजन। ठीक है, समुदाय का समर्थन समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और संसाधनों को बढ़ाता है। तो इसमें समुदाय की भूमिका क्या होती है? जागरूकता अभियान चलाना, स्कूलों को संसाधन और वॉलेंटियर सहायता देना। ठीक है, भेदभाव के खिलाफ वातावरण बनाना। 5.5 है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। संसाधनों का अर्थ है धन, उपकरण, मानव संसाधन और तकनीकी समर्थन। तो सोर्सेज जो हैं सरकारी योजनाएं, जैसे आपका एसएसए है, रमसा है, समग्र शिक्षा है। ठीक है, सीएसआर और एनजीओ का समर्थन, जो मतलब फंड प्रोवाइड करते हैं एनजीओ है उनका समर्थन, स्थानीय दान और पंचायत सहयोग मिल जाती है। डिजिटल संसाधन और आईसीटी भी एक स्रोत है। अब उपाय क्या है? तो फंड रेजिंग कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं एनजीओज के साथ, कोऑपरेशन के साथ, समुदाय योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप में से लाइक बहुत कम लोग करते हैं, 1 या 2 लाइक ही वीडियो पे रहते हैं। तो मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ ना, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है फिर भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आपके लिए। तो आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे तो मैं वीडियो बनाऊँ। मेरा ऐसा लगता है मेरा जो मोटिवेशन है वो कम होता जा रहा है और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो शायद मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना छोड़ दूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना इफ़ेक्टिव है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो कंप्लीट करूँ।